सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back. I am Avi Mittal and let's continue with our chapter Digestion and Absorption. Let's get started with it. Calorific value of protein, carbohydrate and fats. आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, चलिए स्टार्ट करते हैं. The energy requirement of animals and energy content of food are expressed in terms of the heat energy because heat is the ultimate form of all energies. जो एनिमल्स को एनर्जी चाहिए और जो फूड में एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे हम हीट के फॉर्म में काउंट करते हैं. बिकॉज मतलब होता क्या है कि जो एनर्जी है हम उसे एक हीट का फॉर्म ही मानते हैं. दिस इज ऑफन मेजर्ड टू एज कैलोरीज और जूल्स. हम एनर्जी को कैलोरीज और जूल्स में काउंट करते हैं. जूल्स इट इज एसआई यूनिट इन MKS सिस्टम, और अगर हम CGS की बात करते हैं तो हम कैलोरीज को यूज कर लेते हैं. विच इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. हमें पता है कि 1 कैलोरी एनर्जी से 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज किया जा सकता है. सिंस दिस वैल्यू इज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी. 1 कैलोरी जो होती है वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है एनर्जी की, वो एक छोटी सी अमाउंट होती है एनर्जी की. फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं किलो कैलोरी को, मतलब KCAL को, और किलो जूल्स को. ओके, 1 किलो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. बट जो न्यूट्रिशनिस्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो KCAL को एज अ कैलोरी और जूल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, एज कैपिटलाइज्ड फॉर्म. मतलब वो एक कैलोरी को एक KCAL से डिनोट करते हैं. जैसे ही हमने देखा होगा फूड पैकेट्स जो होते हैं उनके ऊपर एनर्जी लिखा होता है 4 KCAL पर ग्राम ऑफ फूड, 3 KCAL ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ फूड. उसका ये मतलब नहीं होता कि 3 किलो कैलोरीज है, उसका मतलब ये है कि उसमें 3 कैलोरीज ऑफ एनर्जी है पर ग्राम ऑफ द फूड. ओके, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इट्स ग्रोस कैलोरीफिक और ग्रोस एनर्जी वैल्यू. अब होता क्या है कि मतलब साइंटिस्ट चेक कैसे करते हैं कि इस 1 ग्राम फूड से कितनी एनर्जी रिलीज होती है. वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर. ये इंस्ट्रूमेंट फुल्ली वैक्यूम क्लोज होता है, मतलब इसका सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता, और ये देखा जाता है कि उसका टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है बाय 1 ग्राम ऑफ फूड. उसके अंदर रखा जाता है, उसको कंप्लीट कंबशन किया जाता है. उसके अंदर O2 एनरिच्ड होती है, मतलब O2 बहुत ज्यादा है ताकि वो अच्छे से कंबस्ट हो सके. इट इज द ग्रोस कैलोरीफिक और ग्रोस एनर्जी वैल्यू. अब होता क्या है कि जो हमने उसके अंदर एनर्जी मिलती है वो ग्रोस वैल्यू होती है, बट जब हम उसको यूज करते हैं तो हमें मिलती है नेट वैल्यू, बिकॉज सम एनर्जी इज वेस्टेड इन द प्रोसेस. द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड. जो अमाउंट हमें एक्चुअल में मिलती है वो एनर्जी की, वो होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू उस फूड की. ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की जो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है, जितनी मैक्सिमम वो दे सकता है, वो होती है 4.1 कैलोरी पर ग्राम. जो प्रोटीन्स होती है वो होती है 5.6 कैलोरी पर ग्राम. जो फैट्स होते हैं वो देते हैं 9.45 कैलोरी पर ग्राम. बट जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज है, जो नेट वैल्यूज है, वो होती है 4 कैलोरीज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन बोथ, बट 9 कैलोरीज फॉर द फैट्स. ओके, आप इसे याद कर सकते हैं CPF, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स 449, C4P4F9, CPF 449. अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स. हमने अभी तक ये पढ़ा कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसकी जो लेयर्स होती है वो किस किस चीज से बनी होती है. फिर हमने पढ़ा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट कैसे होता है, सिंपल सब्सटेंस में टूटता कैसे है. अब हमें ये पढ़ना है कि जो डाइजेस्टेड फूड था, मतलब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कैसे करती है, उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करती है. एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन pass through the intestinal mucosa into the blood or the lymph. एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो डाइजेशन की एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को क्रॉस करते हुए अपने ब्लड और लिम्फ के अंदर पहुंचते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं. इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव
एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। अब होता क्या है, पैसिव में आ जाता है डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होकर अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट फूड ट्रांसपोर्ट, मतलब एक सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट कराती है विदाउट द यूसेज ऑफ एनर्जी एंड इट नॉट गो अप हिल ट्रांसपोर्ट। Some amount of monosaccharides like glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि मतलब जो एंड प्रोडक्ट थे, वो जो एब्जॉर्ब होता है वो अलग अलग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि हमारे अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स क्लोराइड आयन की तरह, मतलब वो सब सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होते हैं। But the passage of these substances into the blood depend on the concentrated gradients। अब उनके जो concentrated gradients होती है, जो concentration gradient है उनका, कि मतलब जहां से वो absorb होना है वो source हो गया, जहां पे वो जाना है वो sink है। अब source और sink में क्या concentration gradient है, वो hypo है, hypertonic है, isotonic है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से मेथड से ट्रांसपोर्ट होगा। However, some substance like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins। The mechanism is called the facilitated transport। अब होता क्या है, अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो भी कई बारी एब्जॉर्ब होते हैं कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। आपको एक बात याद रखने की होती है, क्लोराइड आयन अपनी बॉडी में अगर कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो हमेशा हमेशा डिफ्यूजन से ही होता है। मेनली जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी के अंदर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, अमाइनो एसिड जो होते हैं मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और जो फ्रक्टोज होता है वो मेनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, कि मतलब वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट कितना था या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट होता है, मतलब वो कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव कर सकता है बाय द यूसेज ऑफ एटीपी, मींस द यूसेज ऑफ एनर्जी, hence requires energy। Various nutrients like amino acid, monosaccharides like glucose, electrolytes like sodium positive are absorbed into the blood by this mechanism। इसने फिर से वही बात लिखी है, देखिए कि मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम एंड अमाइनो एसिड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। मतलब ये होता है कि वो अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल, जो फैटी एसिड होते हैं और जो ग्लिसरॉल होता है वो इनसोल्यूबल होते हैं and cannot be absorbed into the blood easily। आपको पता है कि जो फैट मतलब ऑयल है वो पानी से नहीं हो सकता, इसीलिए ब्लड से सीधा सीधा फैट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करना मुश्किल है। They are first incorporated into small droplets called micelles which move into the intestinal mucosa। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि लाइपेज के एक्ट होने से जो फैट्स होते हैं वो टूट जाते हैं सिंपल मिसल्स की फॉर्म में। अब उन मिसल्स को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा तक पहुंचाया जाता है। They are reformed into a very small protein coated fat globules called chylomicrons। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बताया गया है कि वो फैट पार्टिकल डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, उस फैट पार्टिकल के ऊपर से एक मास्क या फिर एक आउटर कवरिंग लगाई जाती है प्रोटीन्स की, ताकि वो प्रोटीन्स की फॉर्म में हो जाए और मतलब वो एब्जॉर्ब हो सके, और जो वो पार्टिकल बन जाता है जो कि प्रोटीन कोटेड फैट होता है उसे हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, which are transported into the lymph vessel, जो कि lymph vessel के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जो lymph vessel का नाम होता है लैक्टियल्स, जो कि अपनी इंटेस्टाइन की विलाइज में प्रेजेंट होती है, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। These lymph vessel ultimately release the absorbed substance into the bloodstream। जो ये lymph vessel होती है, जो भी सब्सटेंस हमने एब्जॉर्ब किया था उसको ये लास्ट में ब्लड स्ट्रीम में ही पहुंचा देती है। Absorption of substances takes place in different part of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and a large intestine। However, maximum absorption occurs in the small intestine। इसने ये कहा है कि अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन जो होता है सब्सटेंस का वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी होता है। जैसे कि माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कि शुगर्स की, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग्स की,
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर भी एब्जॉर्प्शन चलती है। स्टमक के अंदर अल्कोहल भी एब्जॉर्ब होता है, वाटर भी एब्जॉर्ब होता है एंड मैनी शुगर्स एक्सेट्रा। However, maximum absorption occurs in the small intestine, परंतु अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे हमने कल बात की थी, जिजनम और इलियम रीजन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। A summary of the absorption is given in the table 16.1। इस जो ये टेबल है इसमें बताया कि कौन से पार्ट में क्या एब्जॉर्ब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द माउथ एब्जॉर्प्शन। माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स जो कि कांटेक्ट में आते हैं म्यूकोसा लाइनिंग के ऑफ माउथ ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, मतलब अपनी बक्कल कैविटी के अंदर जो म्यूकोसा लाइनिंग होती है वहां पे अगर ड्रग्स आते हैं और जो ड्रग्स सीधे माउथ से एब्जॉर्बेबल है वो माउथ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो म्यूकोसा लेयर टंग के नीचे होती है, एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। अब होता क्या है कि जैसे मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, उन्हें सम मेडिसिन दी जाती है एट ऑफ इमरजेंसी, जो कि जीभ के नीचे रख के उन्हें दी जाती है। टंग के नीचे रखने से वो वहीं पे डिजोल्व होके एब्जॉर्ब हो जाती है ताकि उसका एक्शन ऑफ वर्क या फिर वो बहुत फास्ट हो सके। स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर का, सिंपल शुगर्स का एंड अल्कोहल्स का। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन की, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, यहीं पे डाइजेशन भी कंप्लीट होता है एंड फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acid are absorbed through the mucosa into the bloodstream and the lymph। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि सारा ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन चलता है, जिजनम और इलियम के अंदर सारा एब्जॉर्प्शन चलता है। किस किस चीज का? फ्रक्टोज का, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज एक्सेट्रा, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में हमने कल पढ़ा जैसे डाइजेशन बहुत कम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ पे होता है, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस, यहाँ पे कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी होता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज व्हिच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटी, मतलब जो कि सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो चुका है अब वो टिश्यूज तक पहुंचता है ताकि वो उसे यूज कर सकें, अपनी बॉडी के ग्रोथ रिपेयर के अंदर यूज कर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इस चैप्टर के। द डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into coherent feces into the rectum initiates a neural reflex causing an urge or desire for its removal। जो कि डाइजेस्टिव वेस्ट है जो कि सोलिडिफाइड हो जाता है फीसिस के अंदर और जो कि अनवांटेड फीकल मैटर अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट था अभी वो रेक्टम में पहुंच चुका है, वहां पे कंसंट्रेट होकर स्टोर होकर मतलब सॉलिडिफाई हो चुका है। अब वो एक न्यूरल रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है जो कि एक अर्ज और डिजायर पैदा करता है कि आपको डिफिसिफिकेशन करना है। द इजेशन ऑफ फीसिस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग इज कॉल्ड डिफिसिफिकेशन is an voluntary process is carried out by mass peristalsis movement। डिफिसिफिकेशन एक वॉलंटरी एक्शन है जिसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट वी टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स है वो कौन कौन से होते हैं। द इन्फ्लामेशन of the intestinal tract is the most common alignment due to bacterial और viral infection। जो अपना intestinal tract है, जो अपना GIT है हम कह सकते हैं, वहां पे जो inflammation होता है वो सबसे ज्यादा बैक्टीरियल और वायरल अटैक से होता है। The infection are also caused by the parasites of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm और pinworm etc। मेनली इनमें platyhelminthes और asclehelminthes ही आते हैं। अब होता क्या है, अपनी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरस से तो हुआ ही था, परंतु कुछ पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको नाम बताए, इनसे भी हो सकते हैं। जॉन्डिस, द लीवर इज अफेक्टेड। इस जॉन्डिस के अंदर लीवर अफेक्ट हो जाता है। स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। इसके अंदर होता क्या है कि लीवर इतना अफेक्ट हो जाता है कि मतलब लीवर ज्यादा सिक्रीट करता है बाइल पिगमेंट्स को और वो ब्लड के थ्रू अपनी स्किन के नीचे, अपनी आईज के अंदर, अपने नेल्स के ऊपर आके वो कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण एक येलोविश पेलनेस
दिखती है, जैसे हम बोल देते हैं जॉन्डिस, हिंदी में जैसे हम इसे बोलते हैं पीलिया। वोमिटिंग, वोमिटिंग क्या होती है? इट इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। इसके अंदर स्टमक का जो कंटेंट होता है, जो भी स्टमक के अंदर काइम है, उसका इजेक्शन थ्रू द माउथ, मतलब माउथ से उसका बाहर निकलना। दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन मेडुला। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अपना वोमिट सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वोमिट सेंटर अपना मेडुला में प्रेजेंट होता है। इसने कहा है कि जब अपनी वोमिटिंग होती है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि कंट्रोल किया जाता है वोमिट सेंटर के द्वारा। अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, जैसे ही हमें चक्कर आता है, डिजीनेस होती है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो हमें वोमिटिंग होती है। डायरिया, the abnormal frequency of bowel movement and the increased liquidity of the fecal discharge is called diarrhea। इसमें क्या होता है, बोवल मूवमेंट की एक एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, अपना फिकल मैटर जो होता है वो लिक्विफाइड ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें लूज मोशंस की कंडीशंस देखने को मिलती है। इसके अंदर मोर देन वन टाइम डिफिसिफिकेशन देखने को मिलता है। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसके अंदर क्या होता है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है वो एनहेंस हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो फूड बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पास कर रहा है इंटेस्टाइन से, तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इससे आपको स्टारवेशन हो सकती है, इससे आपके अंदर पानी की कमी आ सकती है, मतलब आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं। अब आती है कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? इन कॉन्स्टिपेशन द फीसिस आर रिटेन्ड। कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो फीसिस होते हैं वो अपने इंटेस्टाइन के अंदर ही रह जाते हैं। विद इन द कोलोन एज द बोवल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली, बोवल मूवमेंट इरेगुलरली हो जाती है, पेरिस्टाल्सिस अच्छे से नहीं हो पाती, या फिर ये हो सकता है कि जो फूड है वो ज्यादा सोलिडिफाई हो चुका है, या वहां पे म्यूकस की कमी है, वो पास नहीं हो पा रहा, मतलब कोई भी रीजन से अगर कोलोन के अंदर अपना सारा फीसिस कलेक्ट हो रहा है, वो पासेज नहीं हो रहा, इन दिस कंडीशन वी सेज दैट दिस इज द कॉन्स्टिपेशन। इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के अंदर क्या होता है, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, जो फूड होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, जो कि लीड करता है फीलिंग ऑफ फुलनेस। आपको फीलिंग आएगी, आपको महसूस होगा कि आप फुल हो, मतलब आपका स्टमक फुल है, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। द कोज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन। इसे किस किस कारण से हो सकता है? या तो आपके अंदर एंजाइम कम बन रहा है, एंजाइटी से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ओवर ईटिंग, अगर आपने ज्यादा खा लिया, स्पाइसी फूड खाया हो आपने, ज्यादा स्पाइसी खा लिया, उसके कारण भी ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं PEM। व्हाट इज PEM? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज। ओके, पैम होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज। डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड, मतलब डाइट के अंदर अपने प्रोटीन और कैलोरीज की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा फैली हुई है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में ये बहुत ज्यादा फैली हुई है। साउथ अमेरिका एंड वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका के अंदर भी ये फैली हुई है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM may affect large sections of the population during drought, famine and political turmoil। अब क्या था कि मतलब PEM जो है वो पॉपुलेशन के एक लार्ज सेक्शन को अफेक्ट करता है ड्यूरिंग ड्राउट, सूखा पड़ने पे ऊपर से ये हो सकता है। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में हुआ था ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर के अंदर हुआ था। ये इथोपिया में हुआ था ड्यूरिंग सीवर ड्राउट, इथोपिया में जब ड्राउट हुआ था तब PEM देखने को मिला था। इन मिड 80s, ये मिड 80s में हुआ था। PEM affects infant and children to produce marasmus and kwashiorkor disease। PEM में क्या होता है कि बच्चों को और इन्फेंट्स को मरासमस और क्वाशियोकोर नाम की डिजीज का शिकार होना पड़ता है। मरासमस इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। इन दोनों में आपको एक डिफरेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, याद रखने की जरूरत है कि क्या होता है मरासमस। मरासमस के अंदर प्रोटीन्स और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी साइमल्टेनियसली होती है। क्वाशियोकोर के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है जो कि अनएकोम्पेन्ड है, जैसे इसने लिखा है कि उसके अंदर कैलोरीज डेफिशिएंसी नहीं होती। इट इज फाउंड, जो कि मरासमस होती है वो इन्फेंट्स में मिलती है जो कि 1 साल से
कम के बच्चे हैं, परंतु क्वाशियोर 1 साल से बड़े बच्चों में भी मिल सकती है। If mother milk is replaced too early by other food which is poor in both proteins and caloric value, this happens if the mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young. इसने कहा है कि मतलब ये होता कब है, मरासमस कैसे हो सकता है, अगर आपने बच्चे को मदर मिल्क से हटा के किसी और फूड पे ट्रांसफर कर दिया है, जिसका रीजन ये हो सकता है कि मतलब उस फूड के अंदर एनर्जी की भी बहुत कम थी, प्रोटीन्स भी बहुत कम है, और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो मदर थी उसके पास सेकंड प्रेगनेंसी आ चुकी है, मतलब उसने सेकंड चाइल्ड को बर्थ दे दिया है, और जब तक कि दूसरा बच्चा, जो उसका पहला बच्चा है, वो छोटा था, बहुत छोटा है अभी तक। इन मरासमस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। मरासमस के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी के कारण अपने टिश्यूज जो होते हैं वो प्रॉपर्ली रिपेयर और ग्रोथ नहीं कर पाते। एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ द लिम्ब। अपनी बॉडी के अंदर इमेसिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब मसल्स बहुत कम हो जाते हैं, अपनी बोन्स दिखने लग जाती है, अपने लिम्स हाथ और पैर जो होते हैं वो मतलब बहुत पतले हो जाते हैं। द स्किन बिकम्स ड्राई। अपनी स्किन जो होती है वो सूख जाती है। थिन एंड रिंकल, वो रिंकल हो जाती है, उसमें झुर्रियां पड़ जाती है। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली। अब होता क्या है, मरासमस जब होता है उसके अंदर बेबी ग्रो भी बहुत कम करता है और बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन होता है। एवरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता, उसका ब्रेन अच्छे से ग्रो नहीं होता, वो मेंटल फैकल्टीज से सफर कर सकता है। क्वाशियोर जैसे मैंने आपको बताया कि वो ओनली प्रोटीन से होता है और वो 1 साल से बड़े बच्चों में भी हो सकता है। ये किसका रिजल्ट होता है, अगर मदर मिल्क जो होता है जिसके अंदर हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और हाई प्रोटीन्स होती है, अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए बाय लो प्रोटीन रिच फूड बट हाई कैलोरिक फूड, ओके, लाइक मरासमस, क्वाशियोर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल। यहाँ पे भी मसल वेस्ट होते हैं। थिनिंग ऑफ लिम्ब, हाथ पैर पतले हो जाते हैं। फेलर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, यहाँ पे भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता। बट अनलाइक मरासमस, ये मरासमस की तरह नहीं होती। सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। स्किन के नीचे अभी भी कुछ फैट बचा होता है क्वाशियोर के अंदर। मोर एवर एक्सटेंसिव इडिमा हो सकता है, मतलब फ्लफी अपीयरेंस हो जाता है बच्चे का। एंड स्वेलोइंग ऑफ द बॉडी पार्ट इज सीन, मतलब एक अजीब प्रकार की स्वेलोइंग आ जाती है जिसको आप अगर टच करते हो तो मतलब फ्लफीनेस आपको देता है, मतलब वो क्वाशियोर डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 17 चैप्टर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय।